बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 5 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं शरारत, आवाज़ तालिया, मुसन्निफ असर नोमानी। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 160 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5 सफ़ा नंबर 70 से। तारिक कौन से कमरे में है? हलील साहब ने आधा कॉरिडोर तय करने के बाद पूछा। वो इस आखिरी कमरे में है, नजमा ने हाथ से इशारा करके बताया। नर्स कमरे के बाहर खड़ी हुई थी। क्या हाल है सिस्टर? नजमा ने दरवाजे पर रुकते हुए पूछा। अच्छी हूँ, नर्स ने जवाब दिया, मगर फ़ौरन ही चौंक कर बोली। ओ, आपका मतलब है पेशेंट का क्या हाल है? नहीं, इन्हें तो अभी डॉक्टर रियाज के मुआयने के लिए ले जाया गया है। अच्छा, नजमा चौंकी। हैरियत तो है? मेरा मतलब है कोई खतरे की बात नहीं? जी नहीं, डॉक्टर अजीज़ ने डॉक्टर रियाज से मुआयने के लिए कहा था। हाँ, वो मुझे भी बता रहे थे, रज़िया ने तायद की। कितनी देर लगेगी? नासिर ने पूछा। 15 मिनट भी लग सकते हैं और 2-3 घंटे भी, नर्स ने जवाब दिया। ये केस की नोयत और डॉक्टर रियाज की मसरूफियत पर मुनहसर है। डॉक्टर रियाज तो शायद ब्रेन स्पेशलिस्ट है, हलील साहब ने नजमा की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ, नजमा ने मुख्तसर जवाब दिया, हालांकि वो समझ रही थी कि ये सवाल तफसील जानने की गर्ज से किया गया है। मेरा ख्याल है अंकल, रज़िया जल्दी से बोली, कि इंतज़ार करने की बजाय आप तारिक भाई से कल सुबह ही क्यों न मिल लें। कैसी बातें कर रही हो? नजमा की वजह से तारिक भी मुझे अजीज़ है। वो हादसे का शिकार होकर हॉस्पिटल में पड़ा हो और मैं 15-20 मिनट इंतज़ार भी न कर सकूं। हलील साहब ने जवाब दिया। मुझे तो तुम लड़कियों से यही शिकायत है कि तुमने फ़ौरन ही फ़ोन क्यों नहीं किया। जी हाँ, बस परेशानी में ख्याल नहीं आया, रज़िया बड़बड़ाई। नजमा बेटी, हलील साहब ने अचानक पूछा, तुमने तारिक के घर वालों को भी इतला की? जी हाँ, मैंने उन्हें तार दे दिया है, रज़िया ने जल्दी से कहा। हलील साहब ने उसकी तरफ देखा और कुछ सोचने लगे। आइए अंदर चलकर कमरे में बैठे, नजमा बोली। डॉक्टर रियाज कहाँ मिलते हैं? हलील साहब नर्स की तरफ मतवजा हुए। इस कॉरिडोर में आगे जाकर उल्टे हाथ की तरफ घूम जाए, नर्स ने बताया। सामने ही ब्रेन वार्ड है, वहीं उनका कमरा और उनके मुआयने का भी कमरा है। दूसरा ऑपरेशन रूम है, आप मुआयने के कमरे में देख लें। आओ बेटी, हम वहीं चलकर इंतज़ार करेंगे, हलील साहब ने कदम बढ़ाते हुए कहा। डॉक्टर रियाज के मुआयने का कमरा तलाश करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। कमरे के सामने कई गद्देदार बेंचें भी पड़ी हुई थी। सब लोग उन पर बैठ गए। रज़िया और नजमा एक बेंच पर, हलील साहब और नासिर दूसरी बेंच पर। तुमने खट से तार देने को कह दिया, नजमा ने रज़िया के कान में सरगोशी की। अब अंकल ने देखा है कि कोई नहीं आया, तब क्या होगा? ये न कहती तो वो मुझे कहते, मुझे पता बताओ। मैं किए देता हूँ, रज़िया ने आहिस्ता से जवाब दिया। फिर क्या होता? तो अब क्या होगा? जब तक कोई दूसरी तरकीब सोच लूँगी। एक नर्स आती नज़र आई, उसका रुख मुआयने के कमरे की जानिब था। सिस्टर, ज़रा बात सुनना। हलील साहब अपनी जगह से उठे। जी फरमाइए। नर्स रुक गई। डॉक्टर रियाज से कहना कि बाहर मरीज़ के कुछ अजीज़ आए हैं, वो मुआयने से फारिग हो जाएं तो हमें बुला लें। बहुत अच्छा, नर्स ने जवाब दिया और अंदर चली गई। डॉक्टर रियाज जख्म का बागौर मुआयना करने के बाद अभी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी पेशानी पर सिलवटें पड़ी हुई थी। वो बड़ी गहरे ख्याल में ख्याल अंगेज नज़रों से सलीम की तरफ देख रहे थे। मिस्टर सलीम, वो स्टेथोस्कोप हिलाते हुए बोले, आपके सर की चोट बहुत मामूली सी है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी चोट याददाश्त को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। आप कहते हैं कि आप जीने से गिरे थे? जी मैं नहीं कहता, मेरे तीमारदार कहते हैं, सलीम ने जवाब दिया और दिल में हंसने लगा। डॉक्टर साहब, मुझे अपने सवालात से नहीं फांस सकते। आप चाहते थे
कि मैं हाँ कह दूँ और आप खट से पकड़ लें कि जब मेरी याददाश्त जाती रही है तो मुझे ये कैसे मालूम होगा कि मैं जीने से गिरा था या कहाँ से। ताजुब है, डॉक्टर रियाज ने ज़ेरे लब कहा, जीने से गिरने से आपका सर सीढ़ियों से टकराया होगा और इस सूरत में चोट का अंदाज ऐसा होता जैसे किसी नुकीली चीज़ से चोट आने की सूरत में होता है, जबकि आपके सर की चोट से ये अंदाज़ा होता है कि जैसे कोई गोल चीज़ से सर टकराने से ऐसी चोट आई हो। आपके घर के जीने में लोहे की पाइप की रेलिंग तो नहीं लगे हुए? सलीम ने जैसे जहन पर जोर डालकर सोचने की अदाकारी करते हुए कहा, मालूम नहीं। वो चंद लम्हे बाद नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, इसके लिए आपको रज़िया या नजमा से पूछना पड़ेगा। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरा कोई घर भी है या नहीं। ये रज़िया और नजमा कौन है? इनमें से एक का कहना है कि वो मेरी फुफ्फीज़ाद बहन है और दूसरी को मेरी बीवी बताया जाता है। सर पर ज़र्ब के नतीजे में याददाश्त जाते रहने के सिलसिले में कम से कम ये ज़रूर याद रहता है कि चोट किस हादसे से और कैसे आई। डॉक्टर रियाज ने सोचते हुए कहा, आप ज़रा जहन पर जोर डालकर इन सवालात के जवाब मालूम करने की कोशिश करें। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ डॉक्टर साहब, मगर मुझे तो कुछ भी याद नहीं आता। आप सर में किस किस्म की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं? बस यूँ महसूस होता है जैसे कोई ऑटोमेटिक जलने बुझने वाला बल्ब जलता बुझता रहता है। इस तरह मेरे सर में दर्द की भी यही कैफियत है। गायब, हाजिर गायब, चला गया, आ गया, चला गया, आ गया। कोई और एहसास? हाँ, सलीम ने सोचते हुए कहा, जैसे किसी ने दिमाग में कोई चीज़ बंद कर दी हो। सोचता हूँ तो कुछ याद नहीं आता, ज़्यादा कोशिश करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है जैसे किसी बंद दरवाजे से सर टकरा रहा हूँ और इसके साथ दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। डॉक्टर रियाज कुछ सोचने लगे। नर्स जो अब तक खामोश खड़ी थी मौका पाकर बोली, डॉक्टर साहब, बाहर मरीज़ के अजीज़ इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जब आप मुआयने से फारिग हो जाएं तो उन्हें बुला लें। तो वो मुसीबत टली नहीं है, सलीम ने दिल में कहा और डॉक्टर रियाज की तरफ देखने लगा कि वो क्या जवाब देते हैं। मगर अभी डॉक्टर साहब ने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कमरे में रखे हुए फ़ोन की घंटी बजने लगी। नर्स ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। एक लम्हा सुनती रही। आपका फ़ोन है डॉक्टर, वो रिसीवर बढ़ाते हुए बोली। डॉक्टर रियाज अपनी कुर्सी से उठे, मेज़ के करीब आए और नर्स के हाथ से रिसीवर ले लिया। हेलो, उन्होंने माउथ पीस में कहा। डॉक्टर रियाज दूसरी तरफ से पूछा गया। बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर मुश्ताक सिविल हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। ओह हेलो डॉक्टर, हैरियत? इस वक्त कैसे फ़ोन किया? यहाँ हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया है। डॉक्टर मुश्ताक की आवाज़ से परेशानी ज़ाहिर थी। गरीब का सर मजरूब है, कई जगह से दिमाग की हड्डी टूट गई है, किरचें मगज़ में घुसी हुई हैं, फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत है। मरीज़ के रिश्तेदार आपसे ऑपरेशन कराना चाहते हैं। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। डॉक्टर रियाज ने बिला किसी तामल के जवाब दिया। शुक्रिया डॉक्टर, डॉक्टर मुश्ताक ने जवाब दिया और एक हल्की क्लिक से सिलसिला मुनक़ता हो गया। डॉक्टर रियाज रिसीवर क्रेडल पर डालते हुए नर्स की तरफ घूमे। नर्स, यस डॉक्टर, मिस्टर सलीम के अजीज़ों से कह दो कि वो सिर्फ 10 मिनट के लिए उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर रियाज ने अपनी अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं अभी एक इमरजेंसी केस के सिलसिले में सिविल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कल मुझे 3 ऑपरेशन और करना है। मिस्टर सलीम को देखने का वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए अभी इन्हें इसी कमरे में रखना। मैं वापस आकर उन्हें देखूंगा। यस डॉक्टर, नर्स ने जवाब दिया। डॉक्टर रियाज ने अलमारी से अपना कोट निकाल कर पहना, मेज़ पर रखा हुआ बैग उठाया और कमरे के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गए। नर्स कॉरिडोर की जानिब चली। सिस्टर, सलीम ने नर्स को आवाज़ दी। कहिए। वो वापस आ गई। बाहर कौन कौन है? सलीम ने पूछा। 2 हजरात हैं और 2 खवातीन, नर्स ने मुस्कुराते हुए बताया। कोई ऐसी तरकीब हो सकती है कि हजरात से छुट्टी मिल जाए? गोया खवातीन से मिलने पर आपको एतराज़ नहीं? सिस्टर, उनमें से एक मेरी बीवी भी है।
جب وہ ساتھ ہی ساتھ بیٹھے ہیں تو میں ان حضرات کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ تم ان سے کہہ سکتی ہو کہ رات کے وقت صرف خواتین ہی ملاقات کر سکتی ہیں۔ سلیم نے سوچے سمجھے بغیر کہہ دیا، مگر جواب میں نرس کو مسکراتے دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا مطلب ہے، وہ جلدی سے بولا، کہ اس وقت اچھا خیر اسے جانے دو، کوئی اور بہانہ کر دینا، مثلاً یہ کہ ذہنی مریضوں کو مردوں سے ملنے کی اجازت نہیں۔ سلیم کہتے کہتے رک گیا۔ اسے رضیہ کی بات یاد آ گئی کہ اسے خلیل صاحب پر ظاہر نہیں کرنا کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ نہیں، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ سلیم نے سر ہلایا۔ میری بیوی اکیلی نہیں آ سکتی تو پھر سب کو واپس جانے دو، کہہ دینا میں سو گیا ہوں اور ڈاکٹر نے جگانے سے منع کیا ہے۔ میں یہی کیوں نہ کہہ دوں کہ آپ صرف اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں، نرس نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ مت کہنا، سلیم نے جواب دیا۔ میں ان حضرات میں سے ایک یقیناً میرے سسر ہوں گے اور دوسرے سالے، دونوں سسر سالے فوراً برا مان جائیں گے۔ آپ کی مرضی، تو پھر میں یہی کہہ دوں گی کہ آپ سو گئے ہیں۔ ہاں، بس یہی کہہ دینا، سلیم نے کہا۔ نرس دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ سلیم جلدی سے اٹھ کر دروازے کے قریب آیا اور کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نرس دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ سلیم جلدی سے اٹھ کر دروازے کے قریب آیا اور کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سسٹر، تم نے ڈاکٹر ریاض سے کہا تھا؟ سلیم نے واضح طور پر خلیل صاحب کی آواز پہچان لی۔ جی ہاں، نرس نے جواب دیا، مگر ڈاکٹر صاحب ایک ایمرجنسی کیس کے سلسلے میں باہر چلے گئے ہیں اور مسٹر سلیم اس وقت سو رہے ہیں۔ مسٹر سلیم، یہ ناصر تھا۔ سلیم نے اس کے لہجے میں حیرت محسوس کی۔ ارے بیڑا غرق، وہ گھبرا گیا۔ طارق بھائی کا پورا نام طارق سلیم ہے، رضیہ نے جلدی سے کہا، مگر ہم انہیں دیکھ تو سکتے ہیں؟ خلیل صاحب کہہ رہے تھے مر گئے۔ سلیم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا ہو۔ کہ بڑے میاں تانک جھانک کے شوقین معلوم ہوتے ہیں، بغیر جھانک کے نہیں مانیں گے، اور ان کی آنکھ کھل گئی تو ہم بالکل دبے پاؤں جائیں گے۔ سلیم نے دیکھا کہ کمرے کے ایک گوشے میں آکسیجن کا سلنڈر اور اس کے قریب ہی ربر کی نلکی رکھی ہے۔ ربر کی ایک سرے پر وہ ماسک بھی لگا ہوا تھا جسے چہرے پر رکھ کر ضرورت کے وقت آکسیجن دی جاتی ہے۔ اسے جلدی سے نلکی اٹھائی، اسٹریچر تک لانے کی کوشش کی تو وہ چھوٹی پڑ گئی۔ سلنڈر کافی وزنی تھا، مگر سلیم نے کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر اتنے قریب کر لیا کہ ربر کا ماسک اپنے منہ پر رکھ کر لیٹ سکے۔ آپ لوگ مزید ہیں تو ذرا ٹھہریے، میں ابھی واپس آتی ہوں، سلیم نے نرس کو کہتے سنا۔ پھر میری موجودگی میں آپ انہیں دور سے ایک نظر دیکھ لیں۔ کیا مصیبت ہے، سلیم نے دل میں کہا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ نرس چلی جائے گی تو اس کی عدم موجودگی میں آکسیجن ماسک سے خلیل صاحب کو بیوقوف بنانا مشکل نہ ہوگا، مگر وہ موجود ہوئی تو یقیناً ماسک دے کر چونکے گی، اور کوئی تعجب نہیں کہ ان سب کے سامنے ہی ماسک ہٹا دے۔ 15 منٹ گزر گئے، پتہ نہیں یہ نرس کہاں چلی گئی ہے، سلیم نے خلیل صاحب کو کہتے سنا اور جلدی سے ماسک منہ پر رکھ لیا۔ شاباش شاباش، سلیم نے اپنے دل میں انہیں پکارا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ خلیل صاحب اندر آ جاؤ، نرس تو کھانا کھانے گئی ہے، گھنٹہ بھر سے پہلے نہیں آئے گی۔ آپ کہاں اتنی دیر بور ہوں گے، موقع اچھا ہے، ابھی آ جاؤ بڑے میاں۔ معلوم ہوتا ہے آخر کار خلیل صاحب نے سلیم کے دل کی آواز سن ہی لی۔ سلیم نے بہت آہستہ سے دروازہ کھلتے سنا، پھر جیسے ایک ساتھ کئی قدم اندر آ گئے۔ ارے طارق بھائی کو تو آکسیجن دی جا رہی ہے، رضیہ نے بڑی پریشانی سے کہا، اور وہ نرس کہہ رہی تھی کہ سو رہے ہیں۔ نجمہ اداکاری کر رہی تھی، یہاں سچ مچ اس کی آواز بھرائی ہوئی ہے۔ سلیم کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے۔ گھبراؤ نہیں بہن، رضیہ نے تسلی دی۔ حالت زیادہ خراب ہوتی تو ڈاکٹر ریاض طارق بھائی کو چھوڑ کر کسی اور کیس پہ نہ چلے جاتے۔ خلیل صاحب بڑے غور سے سلیم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلیم اس وقت ہاسپٹل کے محسوس ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھا۔ اس کے کپڑے باحفاظت طے کر کے اس کے کمرے کی الماری میں رکھ دیے گئے تھے، لیکن وہ اپنا سوٹ بھی پہنتے ہوئے ہوتا تب بھی ربر ماسک نے اس کا چہرہ اتنا چھپا رکھا تھا کہ ناصر یا خلیل صاحب دونوں کے لیے اسے شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔
फिर इनके दिमाग के किसी गोशे में ये ख्याल नहीं आ सकता था कि इस वक्त जो शख्स उनके सामने लेटा हुआ है वो वही सलीम है जिससे आज सुबह इनकी एक यादगार मुलाकात हो चुकी है। शायद इसलिए नर्स हमें अंदर नहीं आने दे रही थी, नजमा ने फिर कहा, और शायद इसीलिए वो साफ साफ इनकार करने की बजाय बहाना करके चली गई। रज़िया बोली, आइए अंकल बाहर चलकर इस नर्स को तलाश करते हैं, वही बता सकती है कि तारक भाई को ऑक्सीजन क्यों दे रही थी। अरे ओ मेरी फुफ्फीजाद बहन, सलीम दिल ही दिल में चीहा, क्यों मेरी शाबत बुलाना चाहती है, यूं तो बड़ी ज़हीन बनती है, इतनी सी बात नहीं समझ सकती कि आखिर मैंने ये ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा रखा है। मगर रज़िया हलील साहब की तरह दिलों की आवाज़ सुनने की माहिर नहीं थी। सलीम ने बाहर जाते हुए कदमों की आवाज़ों के बाद दरवाज़ा बंद होते सुना और उठकर बैठ गया। या अल्लाह मियाँ, वो नर्स इन लोगों को ना मिले, उसने मुंह में कहा और उतर कर दरवाजे की तरफ चला ही था कि उसके कानों में नर्स की आवाज़ सुनाई दी। उसने शायद किसी को दरवाजे के करीब या बाहर निकलते देख लिया था। आप लोग माने नहीं, वो कह रही थी, हालांकि मैंने कहा था कि आप सिर्फ मेरी मौजूदगी में उन्हें देख सकते हैं। सिस्टर, तुम तो कह रही थी कि वो सो रहे हैं, तो मैंने गलत नहीं कहा था। मुमकिन है आपकी कदमों की आवाज़ से सलीम साहब की आंख खुल गई हो, नर्स ने जवाब दिया। शायद वो ये समझ रही थी कि ये लोग सलीम को जागता हुआ देख कर आए हैं। आंख खुल गई हो? मगर सिस्टर, तारक भाई को तो ऑक्सीजन दी जा रही है, रज़िया ने बताया। क्या ये कैसे हो सकता है? नर्स ने चौंक कर रज़िया की तरफ देखा। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, हलील साहब ने तेज़ी से कहा। यहाँ इस वक्त इंचार्ज डॉक्टर कौन है? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ, मेरे साथ आइए, नर्स ने जवाब दिया। आप लोगों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं जिस वक्त गई थी तो सलीम साहब आराम से सो रहे थे। उसे जल्दी से दरवाज़ा खोला। सब लोग एक साथ ही अंदर घुस गए। नर्स, एक गूंजदार आवाज़ गूंजी। तुम्हें इतना मालूम नहीं कि मरीज़ के कमरे में किस तरह दाखिल हुआ जाता है? किसने तुम्हें इजाज़त दी थी कि तुम मरीज़ को तनहा छोड़कर गायब हो जाओ या इन सब लोगों को साथ लेकर अंदर आ जाओ? नर्स की आंखें हैरत से आग अकड़ी गोशों तक फैल गई थीं। गालबन डॉक्टर रियाज वापस आ गए थे। गालबन इसलिए कि डॉक्टर की पुश्त दरवाजे की तरफ थी और नर्स इनकी सूरत नहीं देख सकती थी। वो अपना महसूस सफ़ेद कोट पहने हुए स्ट्रेचर पर झुके हुए मरीज़ का मुआयना कर रहे थे। मरीज़ और रबर की नली का बेशतर हिस्सा उनकी आड़ में था। फिर भी तकिए की जानिब रबर मास्क नर्स के साथ दूसरे लोगों को भी नज़र आ रहा था। बराए करम आप सब लोग बाहर चले जाइए, डॉक्टर रियाज ने फिर कहा, और मुलाकात करना है तो कल सुबह तशरीफ़ लाएं। तुम भी बाहर जाओ नर्स, मगर दरवाजे के पास मौजूद रहना, ज़रूरत होगी तो आवाज़ देकर बुला लूँगा। नर्स इस ख्याल से घबराई हुई थी कि डॉक्टर ने इस मरीज़ के कमरे से बाहर देख लिया है और अब ज़रूर बाज़ पुरस की जाएगी। इस घबराहट में वो ये गौर नहीं कर सकी थी कि मुआयने के वक्त नर्स की ज़रूरत कमरे के अंदर होती है। डॉक्टर ने उसे बाहर जाने का हुक्म क्यों दिया? वो सब लोग चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ कान में आई तो इत्मीनान की गहरी सांस लेते हुए सलीम सीधा खड़ा हो गया। डॉक्टर रियाज का सफ़ेद कोट पहनकर ये छोटा सा ड्रामा उसने ही खेला था और इस वक्त अपनी कामयाबी पर हासा मसरूर था। वो दबे पांव उस दरवाजे की तरफ आया। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अंदर डॉक्टर रियाज मौजूद हैं? नर्स बड़े शिकायती लहजे में कह रही थी। हमें खुद नहीं मालूम था, हलील साहब ने जवाब दिया। जब हम अंदर गए तो डॉक्टर साहब नहीं थे, वो ज़रूर दूसरे कमरे में होंगे, नर्स ने जैसे अपने आप से कहा। मगर तुम तो कह रही थी डॉक्टर से आप किसी इमरजेंसी केस में गए हैं, रज़िया ने पूछा। मुझे तो यही कहकर गए थे, पता नहीं क्यों वापस आ गए। मगर ये बात फिर भी मालूम नहीं हुई कि आखिर इन्हें ऑक्सीजन क्यों दी जा रही है, नजमा ने परेशानी से पूछा। ये तो आपको कल सुबह डॉक्टर रियाज ही बता सकते हैं, नर्स ने जवाब दिया। और प्लीज़ आप लोग जल्दी से चले जाएं, एक डांट अभी पड़ चुकी है। आपकी आवाज़ें उन्होंने सुन ली तो चार्जशीट मिलने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। अच्छी बात है सिस्टर, हम लोग जा रहे हैं, कल सुबह आएंगे, हलील साहब ने कहा। लेकिन खुदा न खास्ता कोई खतरे की बात हो तो हमें इतला ज़रूर जानी चाहिए। हाँ ज़रूर ज़रूर,
नर्स ने वादा किया। और जब सबसे आखिर में चलती हुई नजमा कॉरिडोर में दूसरी तरफ घूम गई तो नर्स एक ठंडी सांस भरते हुए बाहर पड़ी हुई बेंच पर बैठ गई। और वो अब तक ज़हनी तौर पर परेशान थी, मगर अभी एक परेशानी उसकी किस्मत में और लिखी थी। वो ठीक से बैठने भी ना पाई थी कि उसने सामने से डॉक्टर रियाज को बैग हाथ में लटकाए हुए आते देखा। शिद्दत हैरत से नर्स से उठा भी नहीं गया, बस वो आंखें फाड़े उन्हें घूरती रह गई। यहाँ क्या कर रही हो नर्स? डॉक्टर रियाज ने करीब आते हुए पूछा। फिर इसके चेहरे पर हैरत के तासरात देखकर फौरन ही बोले, गालबन तुम्हें ताजुब है कि मैं इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। दरअसल वो बेचारा मेरे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर गया। ऑपरेशन की नौबत ही नहीं आई। मगर नर्स तो अब भी तक उनकी तरफ उसी अंदाज से देख रही थी। क्या बात है? डॉक्टर रियाज चौंके। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? आप ही ने तो मुझे कमरे से बाहर ठहरने के लिए कहा था। नर्स ने बड़ी हिम्मत करके जवाब दिया। मैंने कहा था? अब डॉक्टर रियाज की चौंकने की बारी थी। कब? अभी कुछ देर पहले, जब आप सलीम साहब को ऑक्सीजन दे रहे थे। मैं सलीम को ऑक्सीजन दे रहा था? डॉक्टर रियाज ने परेशान नज़रों से नर्स की तरफ देखा। ज़रा अपना हाथ तो दिखाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, नर्स ने जवाब दिया। क्या आप अभी 5 मिनट पहले अंदर कमरे में मौजूद नहीं थे? तुमने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? मैं तो अभी सिविल हॉस्पिटल से वापस आ रहा हूँ। तो वो फिर कमरे में कौन था? बेसाख्ता नर्स के मुंह से निकला। तुमने कमरे में किसी को देखा था? डॉक्टर रियाज ने तेज़ी से कदम बढ़ाकर दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। ये क्या? वो लपकते हुए आगे बढ़े, मगर उनके पीछे आने वाली नर्स के लिए इस मंजर में कोई नुदरत नहीं थी। वो पहले भी अपने ख्याल में सलीम के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क रखे हुए देख चुकी थी। डॉक्टर रियाज को जब उस कमरे में कोई नज़र नहीं आया तो दूसरे कमरे में झांक कर देख लिया। आपको ऑक्सीजन कौन दे रहा था? डॉक्टर रियाज ने एयर मास्क सलीम के मुंह से उठाते हुए पूछा। सलीम ने बिल्कुल इसी तरह पलकें झपकाई जैसे कोई अंधेरे से एकदम रोशनी में आते ही झपकाता है। मुझे क्या मालूम डॉक्टर साहब, वो बोला। यहाँ तो हर सफ़ेद कोट वाला आदमी डॉक्टर नज़र आता है, और वो दोनों तो अजीब सी डॉक्टर थे। दोनों? जी हाँ। एक साहब आए, ये रबर का गुलाब मेरे मुंह पर चढ़ा दिया और खूब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की हिदायत करते हुए वापस चले गए। फ़ौरन ही दूसरे साहब आए, बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो आप पूरा सिलेंडर 2-3 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता सांस लें, बल्कि हो सके तो बिल्कुल ना लें। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, बिल्कुल सांस ना लेने से तो मैं मर जाऊंगा। सर हिलाकर जवाब दिया। हाँ, ये बात तो है, मगर देखिए, मरने से पहले हॉस्पिटल का बिल अदा कर दीजिएगा। ये फरमाकर अभी कमरे से बाहर ही निकले होंगे कि पहले वाले डॉक्टर वापस आ गए। बोले, ये आप स्लो मोशन में सांस क्यों ले रहे हैं? इत्मीनान रखिए, ऑक्सीजन कम खर्च हो या ज़्यादा, ये पूरा सिलेंडर आपके हिसाब में लिख दिया गया है। ये कहते हुए उन्होंने रबर का गिलाफ थोड़ा सरकाया और एकदम चौंक कर बोले, अरे ये नाक आपने किससे फिट कराई है? ला हौला वला कुव्वता। इतने बैठे हुए चेहरों पर इतनी खड़ी हुई नाक, और फिर साइज़ भी गलत है। कोई हैरत नहीं कि आप इतनी आहिस्ता सांस ले रहे हैं। किसी अहमक सर्जन ने नाक का एक सुराख उल्टे कान के सुराख से वेल्ड कर दिया है। आधी ऑक्सीजन तो यूं ही ज़ाया जा रही है। ठहरिए, मैं दूसरी नाक लेकर आता हूँ। वो गे तो आप आगे, और मैं समझता हूँ अच्छा ही हुआ, वरना आज मेरी नाक की हैरियत नहीं थी। डॉक्टर रियाज ने नर्स की तरफ देखा और नर्स ने डॉक्टर रियाज की तरफ मायने हेज़ नज़रों से देखा। मुझे डॉक्टर अरशद से कहकर इसका कोई इंतज़ाम कराना ही पड़ेगा, डॉक्टर रियाज ने सर हिलाते हुए कहा। उनके दिमागी मरीज़ रोज़ कोई ना कोई परेशानी खड़े करते रहते हैं। सलीम ने इत्मीनान की सांस ली। अगर वो ज़हनी मरीज़ों के वार्ड में ना होता तो इस तरह का मौज़का हेज़ बहाना कभी कारगर नहीं साबित हो सकता था। नया बाब। सलीम ने हॉस्पिटल का सेहत बख्श नाश्ता ख़त्म करने के बाद एक डकार ली और आतन सिगरेट के पैकेट के लिए जेब में हाथ डाला, मगर फ़ौरन ही याद आ गया कि सिगरेट तो कल ही ख़त्म हो गए थे। सिस्टर,
उसे नर्स को पुकारा, फरमाइए, एक पैकेट सिगरेट नहीं मिल सकेंगे? इसके लिए आपको डॉक्टर से इजाज़त लेना होगी। नर्स ने जवाब दिया और नाश्ते की हाली ट्रॉली को धकेलती हुई कमरे से निकल गई। एक ठंडी सांस भरकर सलीम ने तकिए पर सर रख दिया। रात तो बहरहाल किसी न किसी तरह जान बच गई थी। डॉक्टर रियाज के अंदाज से अगरचे कुछ शुबे का इजहार होने लगा था, मगर आखिरकार उन्होंने कुछ इधर उधर के सवालात के बाद इसे अपने कमरे में वापस भेज दिया था। अब सवाल ये था कि हलील साहब सुबह आने के लिए कह गए थे। इस वक्त 8 बज रहे थे। शायद कुछ देर में वो आने वाले हों। इस वक्त उनसे कैसे बचा जाएगा? और ये बात तय थी कि एक मरतबा हलील साहब से आमना सामना हो गया तो गोया ना सिर्फ हॉस्पिटल में 7 दिन गुजारने का प्रोग्राम ख़त्म, बल्कि वो नजमा इसे पता नहीं किस मसलहत से अपना शौहर जाहिर करना चाहती है, तो इस दिलचस्प ड्रामे का भी ड्रॉप सीन हो जाएगा। फैक्ट्री की मुलाजमत जाहिर है इन हालात के बाद किसी तरह नहीं मिल सकती। बकौल एक देहाती के कहाँ का मेला कहाँ का तमाशा यार, लोगों ने इसका कंबल उड़ाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था। बस तकदीर को सलीम का बटवा पार कराना था और कुछ नहीं। कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। सलीम का दिल ज़ोर से धड़का। एक हाथ से चादर का कोना पकड़ा और उसके अंदर गायब होने का इरादा करते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा। डॉक्टर रियाज अंदर दाखिल हो रहे थे। ला हौला वला कुव्वता, उसने दिल में कहा और चादर का कोना छोड़ते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रियाज ने उसे घूर कर देखा। मैंने कहा, हजरत, आखिर ये सब चक्कर क्या है? कैसा चक्कर डॉक्टर साहब? सलीम ने मासूम बनने की कोशिश की। आपको कमरे में वापस भेजने के बाद मैंने डॉक्टर अरशद से बात की थी। डॉक्टर रियाज ने जवाब दिया। इलाही खैर, सलीम ने दिल में कहा। वो बता रहे थे कि कल रात उनका कोई मरीज़ अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। डॉक्टर रियाज ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपने जिन 2 पागलों का कल जिक्र किया था वो महज फर्जी और आपके अपने जहन की इख्तरा थी। मैंने ड्यूटी नर्स से भी दोबारा तफसीली गुफ्तगू की। उसने मुझे बताया था कि आपके जो अजीज़ कल रात मिलने आए थे, आप उनमें से मर्द हजरात से मिलना नहीं चाहते थे। एक तरफ ये बातें, दूसरी तरफ वो मायना जो मैंने किया, मुझे शुबा था, मगर अब यकीन से कह सकता हूँ कि आप याददाश्त गुम होने का महज ढोंग रचा रहे हैं, वरना हकीकतन आपकी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त है। कोई वजह ज़रूर है कि आप अपनी बीवी के अजीज़ों से मिलना नहीं चाहते, और इस मुलाकात से बचने के लिए आपने ऑक्सीजन मास्क की मदद से वो शरारत की थी। सलीम का जहन तेज़ी से सोच रहा था। अब डॉक्टर रियाज के सामने कम से कम याददाश्त के सिलसिले में कोई बहाना नहीं चल सकता था, मगर इन्हें पूरी बात भी नहीं बताई जा सकती थी। आपका ख्याल दुरुस्त है डॉक्टर साहब। उसने गहरी सांस ली। मेरी याददाश्त गुम नहीं हुई है। जब मैं अपने घर के जीने से गिरा तो उस वक़्त मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह सब कुछ भूल जाने का बहाना बनाऊं। दरअसल वाक़या ये है, मेरी बीवी के नजमा के चचा हलीलुर रहमान साहब मेरे मामू होते हैं। गोया नजमा मेरी मामूजात बहन है और मैं उसका फूफीजात भाई। नजमा के चचा और मेरे मामू हलील साहब मेरी शादी अपनी बेटी, मेरी मामूजात बहन और नजमा की चचाजात बहन से करना चाहते हैं, और नजमा की शादी अपने बड़े बेटे यानी नजमा के चचाजात भाई से करना चाहते हैं। मगर मैं अपनी मामूजात बहन से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि नजमा से करना चाहता था, जो कि मेरी दूसरी मामूजात बहन है। इसी तरह नजमा भी अपने चचाजात भाई की बजाय अपनी फुफ्फीजात भाई यानी मुझे पसंद करती है। चनाचा नजमा की अम्मी ने, जो कि मेरी ममानी है, और मेरी अम्मी ने, जो कि नजमा की फुफ्फी हैं, नजमा के चचा यानी मेरे मामू हलील साहब की अदम मौजूदगी में हम दोनों की शादी कर दी। हलील साहब यानी नजमा के चचा और मेरे मामू पता नहीं क्यों और कैसे अब तक यही समझ रहे हैं कि मेरी शादी मेरी मामूजात बहन यानी नजमा से नहीं हुई, और अनकरीब उनकी बेटी यानी मेरी पहली मामूजात बहन से होने वाली है, और ये कि नजमा की शादी जिस फुफ्फीजात भाई यानी मुझसे हुई है वो मैं नहीं, कोई और फुफ्फीजात भाई है। जबकि हकीकत ये है कि मेरी शादी मेरी मामूजात बहन से नहीं हुई,
بلکہ نجمہ سے ہوئی ہے جو میری دوسری ماموزاد بہن ہے، اور اس کی شادی جس پھوپھیزاد بھائی سے ہوئی ہے وہ ڈاکٹر ریاض اب اس چچا زاد اور ماموں زاد کی تکرار سے پوری طرح اکتا چکے تھے۔ اچھا میں سمجھ گیا، انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، اب اس صورت میں آپ ہاسپٹل میں کام نہیں کر سکتے۔ میں ابھی آپ کا بل بنوائے دیتا ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ دوپہر تک چلے جائیں۔ وہ یہ کہہ کر واپس جانے کے لیے گھومے۔ ڈاکٹر صاحب، سلیم نے آواز دی۔ کہیے، ڈاکٹر ریاض نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں زیادہ نہیں تو صرف ایک ہفتہ یہاں رہ سکوں؟ جی نہیں، ہمارے پاس کمرے بھی کم ہیں اور بیڈ بھی، آپ کو بلا ضرورت ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا تو پلیز اتنی مہربانی کیجیے کہ میری عزیزوں کو یہ مت بتائیے گا کہ میں یادداشت گم ہونے کا بہانہ کر رہا ہوں۔ میں ان سے غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر ریاض مسکرائے۔ آخر ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنے کی وجہ تو بتانا ہی پڑے گی۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ کیس سیریس نہیں ہے اس لیے ہاسپٹل کی بجائے گھر پر میرا علاج زیادہ مناسب رہے گا۔ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر ریاض نے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔